हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम हैंडमेड या हैंडीक्राफ्ट कोई भी आइटम बनाते हैं और उसको बेचते हैं, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि ये कला, ये स्किल या ये हुनर अगर आपके पास है, जो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे, तब आप अपने ग्राहक और सेल दोनों को 3 गुना बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये जो हुनर है, ये जो स्किल है, इसका होना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के पास जो कोई भी अपना कुछ ना कुछ सामान बेचते हैं। अगर ये कला है तो आपको जो सक्सेस है वो हटके कुछ मिलती है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि कस्टमर के साथ हमारी बातचीत करने का ढंग कैसा होना चाहिए, कस्टमर को हमें कैसे अटेंड करना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो भी किसी भी तरह का कोई सामान बेचते हैं। तो इस चैनल के ऊपर हैंडमेड और हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर सारी वीडियोस होती हैं, जिसमें कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी कि आप किस तरह से एग्जीबिशन का हिस्सा बनकर, किसी भी स्टेट में जो एग्जीबिशंस लगती हैं उनका हिस्सा बनकर आप अपने सामान को बेच सकते हैं, या फेयर्स का हिस्सा बन सकते हैं, मेलों का हिस्सा बन सकते हैं, वीकली मार्केट्स लगा सकते हैं, या फिर आपकी खुद की कोई शॉप है या घर से ही आप बेचते हैं। तो बहुत सारे तरीकों पर इसमें बात हुई, और ऑनलाइन हम कैसे कैसे बेच सकते हैं उन पर भी वीडियोस आ ही रही हैं। तो ये तो सारे टॉपिक हैं कि हम अपने सामान को कहाँ कहाँ बेच सकते हैं, लेकिन सामान को कैसे बेचना है, क्योंकि कस्टमर को हमने अटेंड करना है, सामान कस्टमर को ही बेचना है। ये सबसे पहला लेसन है जो कि हमें बहुत पहले कवर करना चाहिए था, लेकिन ये कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके पास ये कला नहीं, ये स्किल नहीं, ये हुनर नहीं, तब आपकी जो सेल है या आपका जो काम है वो ना तो नाम कमाएगा और ना ही कस्टमर दोबारा आपके पास आएंगे अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो यही पॉइंट्स आज हम कवर करेंगे कि कैसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, किस तरह से कम हमें अपने आप में सुधार लाना चाहिए, किस तरह से हमें बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो है, तो जरूर से आपके काम आएगी। इसको पूरा देखना और इसको समझना और अप्लाई भी करना, जो भी लोग कोई ना कोई अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, हम अपने बुजुर्गों से या अपने पूर्वजों से, उनसे ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन लोगों ने उस टाइम ना कोई एमबीए की थी, ना कोई बिजनेस के बारे में कोई एजुकेशन ली थी, ना ही कोई उन्होंने बड़े बड़े स्टाइल्स के कोई ऐसे बिजनेस चलाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन उनके पास थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो कि पुराने लोग हैं, पुराने बुजुर्ग हैं, जो व्यापार चलाते हैं, कुछ ना कुछ दुकानें हैं, उनकी शोरूम है, वहां पर वो बैठे होते हैं, तो उनके कस्टमर को अटेंड करने का तरीका और आज की जनरेशन के कस्टमर को अटेंड करने का तरीका, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पूरा जीवन उन्होंने कस्टमर के साथ जो व्यवहार है उसको इतना बेहतर बनाया, इतना बेहतर तरीके से काम किया कि वो एक ही प्रोडक्ट पर, एक ही चीज पर टिके रहे और पूरा जीवन उन्होंने उसी पर व्यापार किया। वही दुकानें उनकी आज भी चलती हैं। वो बैठे होते हैं बुजुर्ग कई शॉप्स के ऊपर, काउंटर्स पे, लेकिन ये बात जरूर है कि उनकी फैमिलीज भी आगे उसी तरह के रूल्स को फॉलो करती है। वो सभी लोग कस्टमर से कभी भी इरिटेट नहीं होते, पेशेंस बनाकर रखते हैं। अगर कस्टमर एक साड़ी के शोरूम में जाता है और इसी तरह के पुराने लोग भी हैं वहां बैठे और उनकी जनरेशन आगे और भी काम कर रही है, अगर कस्टमर 100 साड़ियां देखता है तो वो 100 ही दिखाते हैं। तो कस्टमर लेकर भी जाता है और उनकी पेशेंस का आप देखेंगे, उनकी बातचीत का ढंग आप देखेंगे, तो उनसे ही आप बहुत कुछ सीख सकते हो। कोई अलग से एजुकेशन लेने की जरूरत ही नहीं, इतने बड़े एग्जाम्पल हैं वो लोग। ठीक है, तो यही चीजें हमें सीखनी है जो कि आज की जनरेशन में नहीं है। उन लोगों में है जिनके पारिवारिक व्यापार या दुकानें चल रही हैं, उनमें फिर भी वो चीज है। लेकिन आज के टाइम में हर कोई कहेगा कि हमें ये सामान बेचना है, और हो भी रहा है। ऑनलाइन हर कोई सामान कुछ ना कुछ बेचने पर लगा है। ऑनलाइन चल जाता है क्योंकि आप फेस टू फेस कस्टमर को अटेंड नहीं कर रहे होते, लेकिन जब आप कस्टमर को फेस टू फेस अटेंड करते हैं, वहां पर इस कला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज के टाइम में आप देखोगे बहुत सारी शॉप्स पर ये चीज़ देखने को मिलेगी। आप चाहते हैं दुकान पे, या तो वो फ़ोन पे ही लगे हुए हैं, या फिर
आपस में ही स्टाफ के 4-5 लोग हैं वो बातें ही करी जा रहे हैं, यानी कि कस्टमर की तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं है। कस्टमर कई बार भैया भैया करके पूछे जा रहा है, वो उसका जवाब ही नहीं देते हैं। ये आपको 80% देखने को मिलेगा। यहीं पर सबसे बड़ी गलती है। पूरे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना या कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाना, ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आपको सामान बेचने की कला भी आनी चाहिए। कस्टमर को अटेंड कैसे करना है वो भी आना चाहिए। तो वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, बहुत कम है। तो यही चीज़ें आपने सीखनी है। अगर आप छोटे से छोटा भी घर से कोई बिजनेस चलाते हैं, आपको कस्टमर को कैसे अटेंड करना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है, कैसे व्यवहार रखना है, वो चीज़ आपको जरूर सीखनी चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ आप हर जगह अप्लाई करेंगे। अगर किसी एग्जीबिशन में बैठे हैं, वहां पर भी ऐसी कला को आप अपनी दिखाएंगे। और अगर आप किसी फेयर का हिस्सा है, किसी मेले के अंदर है, कोई वीकली मार्केट लगा रखी है, या आपकी कोई शॉप है, या आप रोड साइड पे कोई शॉप लगाते हैं, तब भी आपको ये स्किल्स जो हैं बहुत काम आने वाले हैं। अगर ये स्किल्स हैं तो आप अपनी सेल्स को और कस्टमर्स को 3 गुना बढ़ा लेंगे। ये इतना बड़ा स्किल होता है। तो इसके आज हम पॉइंट्स कवर करते हैं कि हमें किस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 पर है कि कस्टमर जब आपकी शॉप पर आता है, जहां पर भी आप अपना सामान बेच रहे हैं, वो कोई भी माध्यम हो सकता है, ऑनलाइन नहीं बात कर रही, ऑफलाइन बात कर रही हूँ। तो जब कस्टमर आपके पास आता है, तब कस्टमर को देखकर अपने सारे काम छोड़िए, कस्टमर को देखिए, स्माइल कीजिए, और वो अगर आपसे कुछ पूछना चाहता है तो उसको उसका जवाब दीजिए। पहला है यही पॉइंट, यानी कि कस्टमर आते ही दुकान पर आपने अब जो इग्नोर करने वाले तरीके हैं उसको छोड़ना है। कस्टमर आया है, उसको अटेंड कीजिए स्माइल के साथ। चाहे आपको कितनी भी टेंशन है, आपको कोई स्टाफ के साथ कोई गुस्सा है, या आपके साथ कोई भी उस टाइम कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप इरिटेट हो रखे हैं, तो वो सब चीज़ें आपने कस्टमर पर नहीं उतारनी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आप फ़ोन पे लगे हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं तो आप उसी पे लगे रहे हैं, या आपस में ही आप लोग बातें करी जा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी। सारी चीज़ें छोड़ के कस्टमर आया है, कस्टमर से स्माइल से बात कीजिए, और फिर उसको प्यार से पोलाइटली अटेंड कीजिए। वो जो भी पूछ रहा है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से उसको जवाब दीजिए। तो पहला पॉइंट है ये। नंबर 2 है कि कस्टमर से जब आपकी बातचीत स्टार्ट ही होती है, तो आपको पहली लाइन क्या बोलनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि आप ये खरीद लीजिए या आप ये ले लीजिए, ये चीज़ें नहीं बोलनी आपने। ये गलत तरीका है। बेहतर क्या होगा, बेहतर ये होगा, कस्टमर जो प्रोडक्ट लेना चाहता है वो उसको दिखाइए, और उसको बोलिए कि अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी लेनी है, तब मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। आप आराम से इसको देखिए, और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे ले सकते हैं। ये तरीका होना चाहिए। ये नहीं कस्टमर आया तो ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो ये सब नहीं करना। ये गलत तरीका है। सही तरीका है अपने प्रोडक्ट की सही तरीके से जानकारी देना, यानी कि उसको प्रेशराइज नहीं करना कि आप ले लीजिए, प्रोडक्ट के बारे में बताना। तो जब इतनी सी बातचीत आपने स्टार्ट करी, तो कस्टमर का मन बनता ही है कि वो प्रोडक्ट परचेज करे। ठीक है। नंबर 3 है, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट छूने दीजिए, यानी कि वो उसको फील करें। उसको अगर पकड़ कर देखना चाहते हैं, कोई हैंड बैग है या कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट है आपका, उसको वो पकड़ कर देखना चाहता है, उसको उसकी जिप वगैरह चेक करना चाहता है, तो उसको फील करने दीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग शायद इस तरह इग्नोर करते हैं कि इस तरह इसको मत खोलो, ये मत करो, तो वो नहीं करना। उसको देख लेने दीजिए, क्योंकि वो फील करेगा तो वो उसको पसंद आता है, तो वो उसको परचेज करेगा ही करेगा। तो ये भी एक पॉइंट होता है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसको भी आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। नंबर 4 है, प्रोडक्ट की कहानी सुनाइए, यानी कि कस्टमर अगर आपके साथ कंफर्टेबल है, आपसे बातचीत कर रहा है, किसी प्रोडक्ट के बारे में उसने थोड़ी गहराई से बात करी है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में आप जरूर बताइए। वही कहानी है, यानी कि कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई एक बैग है, उसे बताइए कि ये मशीन से नहीं, हाथों से बना हुआ है, कारीगरों ने इसको हाथों से बनाया है, इसको बनाने के लिए 2 या 3 दिन लग गए। यानी प्रोडक्ट के बारे में बताना एक उसकी स्टोरी होती है। ठीक है। और एग्जाम्पल है, जैसे कि ये वाली जो आइटम है, ये गांव की महिलाओं ने मिलकर बनाई है। तो कस्टमर जब ये चीज़ को सुनता है, तब उसको परचेज करने की जो इच्छा है वो ज़्यादा बढ़ती है कि इसमें मेहनत लगी हुई है, इतने लोगों ने इसको मिलकर बनाया है, हाथों से बनाया है, मशीन से नहीं बना है। तो जब एक कहानी को, किसी प्रोडक्ट
की आप किसी को बताते हैं, वो कहानी कोई ये नहीं कि दादी नानी वाली कहानियाँ, मतलब उस प्रोडक्ट को लेकर क्या पीछे स्टोरी है वो आप बताते हैं, तब आपको इसका फ़ायदा मिलता है। क्योंकि इससे जो होता है प्रोडक्ट की कीमत समझ आती है कस्टमर को, इसका ये रीज़न होता है, तो इसलिए वो आपसे परचेज करता ही करता है। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिस पर भी आपको फोकस करना चाहिए, यानी अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से गाइड करना। अगर कस्टमर आपसे अच्छे से बातचीत कर रहा है, कंफर्टेबल है और वो और ज़्यादा समझना चाहता है, तब आपने ऐसी बात करनी है। लेकिन कस्टमर आया और आप कहानी सुनाने लग जाए, ऐसा नहीं करना, क्योंकि सब तरह के कस्टमर होते हैं। कई कस्टमर्स होते हैं जो वैसे ही विजिट करने आए हैं, अभी उन्हें परचेज नहीं करना, वैसे ही देख रहे हैं कि किस किस टाइप के आजकल ट्रेंड चल रहे हैं। और एक कस्टमर होता है जिसने वो चीज़ लेनी ही है, तब आपने देखना है जब वो बातचीत कर रहा है, पूछ रहा है कि और दिखा दीजिए या इस कलर में दिखा दीजिए, तब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ऐसी कला आपको सीखनी है। ठीक है। नंबर 5 है, फीचर्स के साथ साथ बेनिफिट्स को ज़्यादा बताइए। ये भी एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला होता है, यानी फीचर्स तो बताने ही है कि इसमें ये लगा हुआ है, इसमें ये है, ये ऐसे काम करता है। लेकिन बेनिफिट अगर आप ज़्यादा बताते हैं, यानी फीचर से ज़्यादा बेनिफिट को अगर ज़्यादा बताएंगे, तब आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है। तो ये पॉइंट भी आपने देखना है। जैसे कि अगर आप सीधा ही कह दो कि ये कॉटन का है, तो ये तरीका थोड़ा सही नहीं है। सही तरीका क्या होगा कि ये प्रोडक्ट जो है प्योर कॉटन का है और गर्मियों में ये बहुत ही आरामदायक रहेगा। तो जब आपने इसका बेनिफिट बताया, तब जो है उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है, प्रोडक्ट समझ आता है कस्टमर को और वो परचेज करता है। तो ऐसी कला आपने सीखनी है बातचीत की। तो ये सब पॉइंट्स आप नोट करते रहिए एक डायरी के अंदर। इसी तरह ये नहीं कि जो मैं बता रही हूँ आपने वो करना है, आप भाव समझिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। उस भाव को समझने के बाद आप अपने तरीके से इस तरीके के रूल को फॉलो करें, ये मतलब है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर है कि मान लो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि आपने बताना है कि इसमें जिप लगी हुई है, तो आपने बोला कि इसमें जिप है, तो ये थोड़ा सा सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या होगा, आपने ऐसे बताना है कि इसमें जिप लगी हुई है, वो काफ़ी मजबूत है, आप डेली यूज़ करेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तब आपने सही से बेनिफिट उनको बता दिया, इसका फ़ायदा बता दिया, तब वो प्रोडक्ट जल्दी बिकता है। तो इस तरह से बातचीत को आपने कैसे करना है कस्टमर से, वो फॉर्मूले आप इस वीडियो के अंदर समझ रहे हैं। यानी कि ये नहीं कि सेम टू सेम पॉइंट्स आपको बोलने हैं, नहीं, सिर्फ भाव समझना है और उन पॉइंट्स को आपने उसमें कवर करना है जहां पर आपको जरूरत है। ये नहीं कि सभी के साथ ही आपने ऐसा करना है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़े, आप कस्टमर से कंफर्टेबल हो गए, काफी देर तक वो बात कर रहा है प्रोडक्ट के बारे में, तब आपने ये सब चीजें कवर करनी है। ठीक है। नंबर 6 है, ग्राहक की ज़रूरत को समझें। यानी कि ग्राहक आपके दुकान पर आता है, जहाँ पर भी आपने शॉप लगा रखी है या सामान आप बेच रहे हैं, वो कोई भी मेथड आपका हो सकता है। वो शॉप पर आया तो उसकी नीड जरूर जानिए कि वो क्या देखना चाहता है। तो उससे आप पूछ सकते हैं कि आपको गिफ्ट के लिए चाहिए या डेली यूज़ के लिए चाहिए या फिर घर की डेकोरेशन के लिए आपको चाहिए। तो इस तरह से जब आप उनसे उनकी ज़रूरत समझ लेंगे, तो उसी हिसाब से फिर उनको प्रोडक्ट दिखाएंगे, उसी तरह की आइटम्स दिखाएंगे, तो इससे भी आपको ज़्यादा फायदा होता है। तो कस्टमर की ज़रूरत को समझना ये भी एक कला है, चाहे वो आपको सही तरीके से बता दे खुद ही या वो एक ही तरह की चीज़ पर नज़र हो उसकी, तो फिर आप समझ जाइए कि इस तरह की कैटेगरी को ये देखना चाहते हैं। तब आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप इस तरह की आइटम्स देखना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं उनको कि इसमें डेली यूज़ के लिए ये हो सकता है, घर की सजावट का अगर है तो वो ऐसे हो सकता है, और अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तब वो इस तरह की आइटम्स जो है वो आप दे सकते हैं, तब आप सजेशंस दे सकते हैं। नंबर 7 है, ज़्यादा बोलना जो है वो भी नुकसानदायक हो सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। कई दुकानदार होते हैं अपनी बहुत सारी डींगे मारते हैं, किसी प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारी बातें बोल देते हैं, तब कस्टमर इरिटेट होता है और वो फिर चला ही जाता है। वैसा नहीं करना, आपने कम बोलना है, ज़्यादा सुनना है। यानी पहले कस्टमर की बात सुन लीजिए सारी आराम से कि वो क्या चाहता है, कैसी चीज़ उन्हें चाहिए। उसके बाद आप बिल्कुल सटीक आंसर छोटा सा आप उनको दे सकते हैं कि ये चीज़ जो है आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, ऑप्शंस बता सकते हैं। तो यानी कि
बोलने से ज्यादा सुनने पर भी आपका फोकस होना चाहिए। ये तो खैर सब जगह ही होना चाहिए कि सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो लोग सुनते नहीं हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं, वो फिर थोड़ा नुकसान ही अपना करते हैं, उनको ज्यादा फायदा नहीं होता। तो यहाँ पर भी ये चीज अप्लाई होती है। ठीक है। नंबर 8 है कीमत बताते टाइम आत्मविश्वास रखें। यानी कि प्रोडक्ट का जब आप कोई प्राइस बताते हैं कस्टमर को, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताइए। यानी हिचकिचाहट रख के अगर आप बताएंगे तो कस्टमर समझ जाता है कि बार्गेनिंग यहाँ पर खुले तौर पर हो सकती है। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप प्राइस बताइए। उसके बाद कस्टमर अगर कहता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस है या कुछ है, फिर प्रोडक्ट की थोड़ी आप क्वालिटी के बारे में बात करिए। ये एक ही दम डिस्काउंट पर मत चले जाइए, थोड़ी सी प्रोडक्ट की वैल्यू उन्हें अच्छे से समझाइए। और फिर भी अगर उन्हें थोड़ा बहुत लगता है, तब आप उन्हें कह सकते हैं कि चलो मैं अपने बेस पर आपको इतना कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है प्राइस को तरीके से रखने का सामने कस्टमर के। यानी कि प्राइस ऐसे होने चाहिए कि कस्टमर को आपको बताते टाइम पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा रखेंगे, मतलब कि हवा हवाई करेंगे, तब कस्टमर समझ जाता है कि ये प्राइस जो है पूरा बार्गेनिंग के लायक है, यानी कि यहाँ पर करना ही पड़ेगा मोल तोल। लेकिन कई प्राइस ऐसे होते हैं जहां पर कस्टमर खुद ही कह देता है कि चलो ठीक है। तो ये चीजों का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। नंबर 9 है बार्गेनिंग को कैसे हैंडल करें। यानी कि जो कस्टमर बार्गेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उनको आपने कैसे हैंडल करना है। यानी कि कस्टमर अगर आपको कहता है कि ये प्राइस थोड़ा ज्यादा लग रहा है, आप इसको थोड़ा ठीक करिए, तब आप गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा नहीं करना, स्माइल रखिए और प्रोडक्ट के बारे में ही बताइए कि इनको बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। जो भी हैंडमेड या हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होती हैं, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, हाथ का काम होता है, इसमें मेहनत है। कई लोग मिलकर बनाते हैं और काफी दिन लग जाते हैं, इसलिए थोड़ा इसका प्राइस ऐसा होता है। फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको कुछ ना कुछ जरूर डिस्काउंट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो इस तरह से बार्गेनिंग वाले कस्टमर्स को आपने हैंडल करना है। यानी गुस्सा नहीं करना, थोड़ा सा इस तरह से उनको हैंडल करना है, तो अब आपको फायदा होगा। ठीक है। नंबर 10 है कि कस्टमर अगर मना कर दे कि नहीं हमें नहीं लेना ये प्रोडक्ट, यानी उसने देखे और मना कर दिया और वो चला गया, तभी भी आपने इस सिचुएशन में गुस्सा नहीं करना। यानी फेस पर गुस्सा नहीं लाना, स्माइल कीजिए कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे, हो सकता है तब आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाए। तब आपकी बातचीत का ढंग ये होगा, ये नहीं कहना लेना हो तो लो नहीं तो जाओ यहाँ से, ये नहीं बोलना आपने। ये चीजें नहीं करनी कस्टमर के साथ। कोई बात नहीं, उसने टाइम लिया आपका, नहीं परचेज किया, उसका नहीं मन बना, जो भी हुआ होगा, उसको कलर पसंद नहीं आया, डिजाइन पसंद नहीं आया, प्राइस पसंद नहीं आया, तो आपने गुस्सा नहीं करना बिल्कुल। तो इस सिचुएशन को भी अच्छे से हैंडल करना सीखना है आपने। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट होता है, क्योंकि जरूरी नहीं होता हमेशा ही हमारे अनुसार ही सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता। सब कुछ कई बार अलग हटके भी होता है, तो उसको फिर हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो इस तरह की नेचर आपकी होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 11 है सबसे बड़ी सेल्स की साइकोलॉजी क्या है। ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि सेल करने की साइकोलॉजी क्या है। नंबर 1 है कि लोग अकेला प्रोडक्ट ही नहीं परचेज करते, भावना भी खरीदते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखना, ये एक साइकोलॉजी है। यानी कि कस्टमर को आपने अपने शॉप पर या जिस भी स्टॉल पर आप खड़े हैं, वहां आपने अच्छा महसूस करवाया, ये आपके फायदे में जाएगा। नंबर 2 है उनका सम्मान किया। यानी कि वो उन्होंने चाहे आपसे कैसे भी बातचीत की, अच्छे ढंग से या गुस्से में या किसी भी तरह से बात की, लेकिन आपने उनको पूरा सम्मान दिया, तभी भी आपको फायदा होगा। तो ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। नंबर 3 है उन्हें जल्दी जल्दी मत करवाइए। कई दुकानदार ऐसे होते हैं कि मैडम जल्दी जल्दी देखो इसको, आपने लेना है तो लो, नहीं तो फिर दूसरों को देखने दो। ये बहुत दुकानदार बोलते हैं ऐसा, लेकिन आपने ये हुनर सीखना है, ये ऐसी गलतियां नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। हमारे देश के अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, हम चाहते हैं कि हमारे सामान लोग खरीदें, तो ये जो पहला पॉइंट है ना, सारा जो आज का मैंने टॉपिक कवर कर रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 80% लोग आज के टाइम के अंदर या तो गर्मी ज्यादा हो गई है, या दिमाग ही गर्म हो गए हैं, या एक्सपीरियंस ही नहीं था, कभी सामान बेचा ही नहीं था, लेकिन अब ऑनलाइन के शॉप में हर कोई सामान ही बेचने लग गया है। तो ये कला जो है वो पीछे छूट चुकी है। मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे पूर्वज जो हैं या हमारे बुजुर्ग जो हैं, वो आज भी उसी अपने टैलेंट को लेकर चल रहे हैं। ये जो हुनर और ये कला है वो उनके पास अभी भी बरकरार है।
उनसे सीख सकते हैं। लेकिन आज की जनरेशन के पास ये सब कुछ नहीं है, तो ये हमें सीखना है और इसी को आगे बढ़ाना है। इससे आपको पक्का फायदा होगा, आपकी सेल और आपके ग्राहक 3 गुना बढ़ेंगे, क्योंकि व्यवहार बहुत कुछ मायने रखता है। दोबारा जाता है कस्टमर वहां पर, या फिर पक्का ही कर लेता है कि हमने इसी से लेना है, ये भी हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं, इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, अब नंबर 12 है 3 गोल्डन रूल्स सेल्स करने के, यानी कि कस्टमर को अटेंड करने के। नंबर 1 है कस्टमर को, यानी कि ग्राहक को वीआईपी की तरह ही ट्रीट करें। जैसे कि हम किसी वीआईपी को ट्रीट करेंगे ना, हर कस्टमर को आप वैसे ही ट्रीट करें। पहला गोल्डन रूल है। नंबर 2 है प्रोडक्ट को बेचने से पहले भरोसा दीजिए, यानी कि आपने प्रोडक्ट सिर्फ बेचना ही नहीं है, उनको भरोसा दिलाइए कि ये चीज अच्छी है, ये इस तरह से बनी है, इसको बनाने में इतना दिन लगे हैं। यानी कि एक जो विश्वास है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। भरोसा दीजिए उनको, प्राइस पर भी भरोसा लगे, आपके प्रोडक्ट पर भी भरोसा लगे, आपकी बातचीत पर भी भरोसा लगे, उन्हें लगे कि अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो हम यहाँ लाकर इनको दिखा सकते हैं। तो ये सब चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नंबर 3 है कस्टमर की बात को ध्यान से सुनना। ये तीसरा गोल्डन रूल है, जो मैंने पहले भी कवर किया है, कि आप थोड़ा खुद कम बोलें, कस्टमर की बात ज्यादा सुने। पूरी बात सुनने के बाद आप टू द पॉइंट उनको उसका आंसर दें और सही तरीके से पोलाइटली उसको समझाएं। ये तरीका होता है कस्टमर्स को, ग्राहक को अटेंड करने का, ग्राहक के साथ बातचीत करने का। अगर इन चीजों को आप ध्यान में रखते हैं, आपको मैंने 12 पॉइंट बताए, इनको अपने माइंड में रखते हैं, ये नहीं कि सेम ऐसा अप्लाई करना है, लेकिन इनको माइंड में रखते हैं, तो अब आपकी नेचर बनती चली जाएगी और आप ऐसा ही करेंगे हर कस्टमर के साथ। तब जो आपका व्यवहार है वो दूर तक जाता है। व्यवहार सब कुछ होता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपकी सेल बढ़ेगी, कस्टमर आपके पक्के बन जाएंगे और कस्टमर भी बढ़ेंगे। ये पक्का होने वाला है। तो ये जो टॉपिक है कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, तो इस टॉपिक पर जरूर ध्यान दीजिए। जो लोग भी कोई ना कोई सामान बेचते हैं, यानी बनाते हैं फिर बेचते हैं, चाहे वो हैंडमेड है, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं, इस चैनल पर ज़्यादा हम इसी से रिलेटेड ही वीडियोज़ लेकर आते हैं, हैंडमेड और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड ही। और भी कोई मेरे को वीडियो में देख रहा है, कुछ बेचता है, तो उसको भी ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप अगर कुछ भी कस्टमर के साथ बिहेव करते हैं गलत सलत तरीके का, तो वो सही नहीं है। आगे के लिए कस्टमर आपके पास आता ही नहीं, और फिर आपकी सेल जो है वो एक बार तो हो जाती है, फिर वो दोबारा नहीं बिकती चीज़, क्योंकि फिर वहाँ कोई कस्टमर जाता ही नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपने अपने काम को बढ़ाना है। यानी कि हमने तरीके तो सीख लिए कि हम एग्जीबिशन लगा सकते हैं, हम फेयर्स लगा सकते हैं, हम मेलों में जा सकते हैं, वीकली मार्केट्स लगा सकते हैं, शॉप्स लगा सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या होना चाहिए वो सबसे जरूरी है। तो इसलिए इसको कवर किया है। ठीक है, अब लास्ट में एक रियल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 2 स्टॉल लगे हुए हैं एक जैसे प्रोडक्ट के। ठीक है, एक स्टॉल पर कस्टमर जाता है, तो अब वो जो दुकानदार है उसको बोलता है कि ये 800 रुपये का बैग है, आपने लेना है तो ले लीजिए, इसका रेट यही रहेगा। उसने ऐसे बातचीत करी। फिर वो कस्टमर जो है वो दूसरे स्टॉल पर गया, तो उस दुकानदार ने पहले उसके साथ स्माइल की, उसको हाय हेलो बोला, और फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया कि ये हैंडमेड है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें 2 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, इस तरह की चीज़ें इसमें यूज़ हुई, इस तरह के बीड्स लगे या इस तरह के धागे लगे, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट था उसने उसके बारे में बताया। तो फर्क देखने को ये मिला, पहले स्टॉल वाली जो सेल है उसके मुकाबले यहाँ पर सेल ज़्यादा हुई। ये फर्क देखने को आपको मिलेगा। तो इस बिहेव से फर्क ये देखने को मिला, पहले स्टॉल के मुकाबले दूसरे स्टॉल पर बिक्री ज्यादा हुई, ये देखने को पक्का मिलेगा आपको। तो यही चीज आपने समझनी है, यानी कि दोनों स्टॉलों पर लगभग प्रोडक्ट सेम थे, लेकिन बिक्री दूसरे स्टॉल की ज्यादा हुई, पहले वाले की नहीं हुई। तो इसका कारण जो था वो यही था कि पहले स्टॉल वाले का व्यवहार ज्यादा अच्छा नहीं था और इसका तौर तरीका ज्यादा अच्छा था, तो प्रोडक्ट जो है इसके पास ज्यादा बिके। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को लेकर आप समझ लीजिए कि हमें असल में कैसे काम करना चाहिए। ये मैंने एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया है। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको यही कहूंगी कि लोग प्रोडक्ट भूल सकते हैं लेकिन व्यवहार कभी नहीं भूलते।
इस बात को आप नोट कर लेना पूरे जीवन के लिए कि आपका जो व्यवहार है, जब आप कस्टमर्स को अटेंड करते हैं, जब आपका काम ही है आपने कस्टमर्स को ही अटेंड करना है, कस्टमर्स ने ही आपके पास आना है, तब आपका व्यवहार अच्छा ही होना चाहिए। कस्टमर चाहे कैसा भी आपके पास आए, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा ही होना चाहिए। तो प्रोडक्ट तो भूल जाएंगे लोग, लेकिन आपके व्यवहार को कभी नहीं भूलेंगे और फिर दोबारा भी आपके पास आएंगे और कस्टमर्स को भी बताएंगे कि आप यहाँ से ले सकते हैं। तब आपकी जो सेल है, आपके ग्राहक जो हैं वो बढ़ते ही हैं। तो क्या तरीका सही होना चाहिए बातचीत का कस्टमर के साथ, कस्टमर को अटेंड करने का या उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का, वही इस वीडियो में कवर किया है। तो इस पर जरूर से ध्यान दें, आपको जरूर फायदा होगा। तो इसी तरह की जानकारियों के साथ बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, ताकि आपको जो उसकी नोटिफिकेशन है वो मिल सके। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।